दिल्ली में लोहे की एक बड़ी ऊंची लाट है। इसके संबंध में कहा जाता है कि इसको बनाने के लिए जिस उच्च कोटि की धातु काम में लाई गई है, उससे बेहतर तो क्या, उसकी बराबरी की लाट भी आज तक दुनिया में किसी ने नहीं बनाई है। इस लाट को देख रहा था एक व्यक्ति जिसके चेहरे पर सजी संवरी दाढ़ी, मूछें थी और सिर पर पगड़ी थी। देखा दूर से भी और करीब से भी, फिर देख परख कर वह व्यक्ति बिहार चला गया और वहाँ इधर उधर ना जाने क्या खोजता हुआ गांव गांव और शहर शहर घूमा। नदियों, पर्वतों और मैदानों, हर स्थान पर उस व्यक्ति ने बड़ी बारीकी से न जाने क्या देखा और उस बिहार के सिंहभूमि जिले में साक्षी नामक गांव, जो नदियों की संगम स्थली है, पर रुक गया। शायद उसे वह चीज मिल गई थी जिसकी उसे तलाश थी और वह बुदबुदा उठा, अब मेरा संकल्प साकार होगा। दिल्ली की लाट में इस्तेमाल की गई धातु से भी बेहतर धातु में बनाऊंगा। यह संकल्प ने दिल्ली की लाट का निरीक्षण करते समय ही कर लिया था और कच्चे लोहे की खोज कर रहा था जो उसके संकल्प को साकार करने में सहायक बन सके। यहाँ उस व्यक्ति ने अपना काम आरंभ किया और अब स्थिति यह है कि उस स्थान पर स्थित बहुत बड़े कारखाने में सुई से लेकर रेल के बड़े बड़े इंजनों तक सब कुछ बनता है। इतने बड़े व्यक्ति उस स्थान पर काम करते हैं कि अब वह एक महानगर ही बन गया है। जमशेदपुर में बनी वस्तुएं एशियाई और यूरोपीय देशों में सभी जगह जाती हैं और सभी लोग उसके उत्पादक का नाम देखकर ही प्रामाणिकता को परखने के लिए कुछ नहीं करते। वह व्यक्ति और कोई नहीं, भारत के महान उद्योगपति जमशेदजी नौशेरवां जी ताता ही थे, जिन्होंने अपनी हर आवश्यकता की वस्तु को अपने ही देश में बनाने का सपना देखा था। वे चाहते थे कि भारतीयों की अपनी ज़रूरत की हर चीज़ें जो टिकाऊ हों, प्रामाणिक हों और कीमत में भी कम हों, अपने ही देश में बने। इस उद्देश्य से उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में नई नई वैज्ञानिक गवेषणाओं के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस की स्थापना भी की। यह संस्था आज भी उसी परंपरा में कार्यरत है। भारतवर्ष के आर्थिक कायाकल्प का सपना देखने वाले जमशेद जी का जन्म गुजरात के नवसारी नामक स्थान पर सन 3 मार्च 1839 में हुआ था। उनका परिवार पारसी धर्मानुयायी था और पिता पारसियों की पुरोहिताई करते थे। उनके पूर्वज सैकड़ों साल पहले ईरान से चलकर भारत में आ बसे थे और अब यही उनका घर हो गया था। यह देश ही उनकी मातृभूमि बन गई और विशिष्ट संस्कार संपन्न जमशेद जी अपनी मातृभूमि को हर दृष्टि से हरी भरी और फली फूली देखना चाहते। यूँ तो पारसी स्वभाव से ही मेहनती और परिश्रमशील थे, पर जमशेद जी के पिता अपनी पैतृक परंपरा से ही पारसियों में पुरोहिती करते आ रहे थे। अतः उनकी आर्थिक स्थिति ब्राह्मणों की सी ही थी, ना संपन्न और ना निर्धन। उस समय नवसारी में कोई पाठशाला नहीं थी, अतः पिता ने अपने ही एक सजातीय शिक्षक बंधु के पास उनकी शिक्षा का प्रबंध कर दिया। बाद में उन्हें उच्च शिक्षा के लिए एल्फिंस्टन कॉलेज में भर्ती करवाया। पिता भी नवसारी छोड़कर मुंबई आ गए। जिस मकान में वे रहते थे वह एक ऊंचे मकान की छत पर बना एक घर था, जिसकी छत खपरेलों की थी और इतनी नीची थी कि जब कभी बारिश होती या बूंदाबांदी भी तो खपरेलों पर गिरने वाली पानी की बूंदों के कारण कोई बात कहना और सुनना भी फिजूल हो जाता। कुछ दिनों बाद छत पर बना वह कमरा गिर गया। संयोग या सौभाग्य से पिता और पुत्र उस समय बाहर आ गए थे, अतः किसी को भी कुछ नहीं हुआ। मुंबई में रहते हुए उनके पिता ने अपना पैतृक व्यवसाय छोड़ दिया और एक छोटा सा बैंक खोला, लेकिन यह बैंक भी अधिक समय तक नहीं चला। इस प्रकार परिस्थितियों के बात्या चक्र में पिता पुत्र दोनों ही चक्कर खाते रहे। सन 1858 में जमशेद जी ने ग्रेजुएट की परीक्षा पास की। नौशेरवां जी तो अपने बेटे को अभी और पढ़ाने की इच्छा रखते थे, पर जमशेद का मन अब पढ़ाई में नहीं लगा, अतः यहीं उनकी शिक्षा समाप्त हो गई। ग्रेजुएट पास करने के बाद जमशेद जी ने व्यावसायिक जीवन आरंभ करने का निश्चय किया। मुंबई की चमक दमक ने उन्हें खूब प्रभावित किया। वहाँ के निवासियों को भड़कीले वस्त्र और तरह तरह की नित्य के उपयोग में आने वाली वस्तुएं देखकर उनके मन में जिज्ञासा हुई। वे सोचने लगे कि वस्तुएं कहाँ से आती हैं। जब इस जिज्ञासा का समाधान खोजा तो पता लगा कि वे वस्तुएं विदेशों से आयात की जाती हैं। अब जमशेद जी का विचारशील मन सोचने लगा कि भारत का कितना धन इन वस्तुओं को मंगाने के कारण भारत से बाहर चला जाता है। काश इन सब चीज़ों को यहीं बनाया जाए। यह काश ही उनके भावी जीवन का प्रवेश द्वार बना। कुछ स्वतंत्र प्रयासों से उनके पिता ने थोड़ा बहुत पैसा कमाया। धीरे धीरे नौशेरवां जी बड़ा कारोबार करने लगे।
उस समय अफीम का व्यापार खूब चलता था और इससे लाभ भी खूब होता था। अतः नौशेरबाजी ने इस व्यवसाय में हाथ डालना चाहा और आवश्यक अनुभव प्राप्त करने के लिए जमशेदजी को हांगकांग भेजा, पर वे जा पहुंचे लंदन में उस समय रुई का भाव एकदम चढ़ गया और फिर उसी प्रकार गिर गया। यह क्रम अनेकों बार चला। जमशेदजी ने इस प्रकार के अवसर को हाथ से नहीं जाने दिया और इसका लाभ उठाया। नतीजा यह हुआ कि जब वे भारत लौटे तो उनके पास अफीम के कारोबार का अनुभव होने के स्थान पर नए नए विचार और नई नई योजनाएं थी। भारत आकर उन्होंने कपड़ा मिल खोलने का निश्चय किया और इसके लिए उपयुक्त स्थान की तलाश की। स्थान की कमी नहीं थी, पर अंग्रेज सरकार कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें हर बार रोक देती थी। विभिन्न स्थानों के लिए प्रयास करने के बाद उनकी दृष्टि नागपुर पर पड़ी। वहाँ की एक दलदली जगह पर उन्होंने अपनी सारी पूंजी को कपड़े का कारखाना खोलने में लगा दी, लेकिन इस काम को आगे बढ़ाना और चलाना कोई हंसी खेल तो था नहीं। जमशेदजी को पूंजी के अभाव के साथ साथ अन्य कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बिना घबराए जमशेदजी ने उन बाधाओं से लोहा लिया। यह एक तथ्य है कि जहाँ पूंजी, पैसा और अन्य भौतिक साधन असफल हो जाते हैं, वहाँ साहस ही सफल होता है। हालांकि उन साधनों के प्रयोग में भी साहस चाहिए, पर उनके अभावों में भी अकेले साहस से काम चलाया जा सकता है। यह कपड़ा मिल महारानी विक्टोरिया के आगमन के दिन ही शुरू हुआ। भारत आने के बाद विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी का पद ग्रहण किया था, अतः उनकी स्मृति में ही मिल का नाम भी एम्प्रेस, रानी की एक उपाधि जो उन्होंने भारत की साम्राज्ञी बनने के समय ग्रहण की थी, मिल रखा गया। यह बहुत कुछ लंकाशायर की मिलों के अनुरूप बनाई गई थी। जमशेदजी ने इसी समय यह सिद्धांत स्थिर किया कि सस्ती मजदूरी पर काम कराने से काम सस्ता नहीं पड़ता था। व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए यदि पर्याप्त वेतन दिया जाए तो वह पूरे मनोयोग से काम करता है। टाटा समूह आज भी इस सिद्धांत का पालन कर रहा है। जमशेदजी ने नागपुर के कपड़ा मिल में इस सिद्धांत के अनुसार तो व्यवस्था की ही थी, कर्मचारियों के मनोरंजन और आमोद प्रमोद के लिए भी मिल के पास ही बहुत से प्रबंध किए थे। वहाँ मैदान बनवाए गए ताकि कर्मचारी खेल कूद कर अपना बदन हल्का कर लें। वाचनालय और पुस्तकालय भी खोले ताकि अध्ययन प्रेमियों को पढ़ने की सुविधा मिले। उन स्त्रियों के बच्चों की देखभाल के लिए शिशुगृह बनवाए जो कि मिल में काम करने आती थी। उन सुविधाओं के उपयोग का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। नागपुर में जिस स्थान पर एम्प्रेस मिल था उसके पास एक ऐसा स्थान चुना जहाँ की नदियाँ पूर्व की ओर बहती थीं तथा उन्हें इच्छित दिशा में प्रवाहित किया जा सकता था। इस प्रवाह शक्ति का उपयोग करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई जो सन 1915 में मूर्त हुई। इन नदियों से उत्पादित विद्युत के द्वारा मुंबई में कई ट्राम बसें और रेलगाड़ियां चलाई जाती हैं और बहुत से कारखाने भी चलते हैं। इस कार्य को जमशेदजी के इंजीनियरों ने ही पूरा किया। जमशेदजी ने इसके बाद अपना ध्यान इस्पात उद्योग की ओर केंद्रित किया तथा उनके प्रयासों के फलस्वरूप जमशेदपुर में एक विशाल इस्पात कारखाना खुला, जिसका उल्लेख प्रारंभ में किया जा चुका है। जमशेदजी का व्यावसायिक उद्देश्य मात्र संपत्ति अर्जित करना ही नहीं रहा, बल्कि प्रमुखतया वे भारत राष्ट्र के आर्थिक पुनर्निर्माण को अपना लक्ष्य समझते थे। सामान्य और लौकिक प्रयासों के साथ जब ऊंचा उद्देश्य जुड़ जाता है तो व्यक्ति की महिमा और गरिमा आकाश को छूने लगती है। जो हजारों व्यक्तियों को समृद्ध बनाया, पर वे स्वयं भारत की औसत जनता के स्तर का जीवन जिए। उनकी बहुत सीमित आवश्यकताएं थीं और बिल्कुल सादा सा जीवन, जबकि विदेशी यात्रियों और पर्यटकों के लिए उन्होंने मुंबई बंदरगाह के पास एक शानदार होटल बनवाया, ताजमहल, जो सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त है और वहां ठहरने वाले यात्रियों को घर का सा आराम मिलता है। यह उनकी कलात्मक रुचि का ही प्रतीक है। कहा जा चुका है कि जमशेदजी उद्योग के क्षेत्र में पूंजीपति बनने का उद्देश्य लेकर नहीं, सेवा का आदर्श लेकर आए थे। उन्हें अपने कर्मचारियों की सुख सुविधा के साथ भारत की बहुसंख्यक निर्धन जनता की भी सदा चिंता रहती थी। प्रतिभाशाली किंतु निर्धन युवकों और छात्रों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए JN एंडोमेंट की उन्होंने स्वयं ही स्थापना की, जिसमें योग्य छात्रों को विदेश जाकर पढ़ने के लिए भी सहायता दी जाती थी। उनकी सेवा परंपरा को उनके उत्तराधिकारियों ने यथावत बनाए रखा। जमशेदजी के पुत्र ने सर बारीबाजी के नाम से एक ट्रस्ट स्थापित किया, जिसका उद्देश्य मानवीय समस्याओं का अध्ययन और उनके निराकरण का उपाय करना है। इस ट्रस्ट द्वारा खनिज पदार्थों और औद्योगिक गवेषणाओं का कार्य किया जाता है। आधुनिक ढंग की चिकित्सा की सेवाओं के लिए टाटा जी ने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल खोला, जो अपने ढंग का अनूठा और भारत भर में सर्वाधिक साधन व सुविधाओं से संपन्न है। रक्त संबंधी रोगों के उपचार हेतु लिडटिया मेमोरियल हॉस्पिटल भी
एक आधुनिक साधनों से संपन्न चिकित्सालय है जो दानदाताओं द्वारा चलाया जाता है। सर रत्न, टाटा चैरिटीज और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज भी ऐसी संस्थाएं हैं। 19 मई 1904 में जमशेदजी का निधन हो गया, पर आज भी उनकी परंपरा अक्षुण्ण चल रही है और भारतीय जनता की सेवा में लगी हुई है। जमशेदजी का जीवन ज्वार भाटाओं के बीच भी दीप्यमान है, जो उस प्रकाश स्तंभ की तरह है जिसमें सागर में खोए जहाज अपना रास्ता पहचानते हैं।